ओके मैम। Well, today we are starting current electricity. It was earlier taught in your theory classes in college, but on request of some of the students, I am repeating this chapter here. It will be completed in 2 parts. But well, I hope you will find it to better to improve your learning in this. Now, if you remember, our last chapter was electrostatics. Electrostatics was that part of physics which covered the properties and effects of static or stationary charge. Now, when this charge, in that chapter, you also learned about Coulomb force, electric field intensity, Ohm's law, etc. Now, when this charge starts moving, then it makes electricity. And current electricity is that part of physics in which we study about the effects and properties of charge in motion. So the part of physics which deals with the effect of moving charge is known as current electricity. Various parameters which I have included in this chapter are electric current, electric potential difference, resistance, etc. Now let us start with electric current. The charge flowing per unit time is known as current or electric current. Charge is Q time. If a charge Q flows in time t, then the total charge flowing per unit time will be Q upon T, and that is I or current. If 1 coulomb charge flows in 1 second through a conductor, then current will be 1 ampere. So the SI unit of current is ampere and it is denoted by I. Mathematically, we can write I is equal to Q upon T. Now, the flow of electrons can be there or there can be flow of positive charge. नॉर्मली जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में ही आपको मिलता है, लेकिन चूंकि आप अब सेमीकंडक्टर पढ़ चुके हैं तो आपने वहां होल्स का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया था. होल्स पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है. तो अगर हम होल्स के मूवमेंट की बात करेंगे तो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वहां पर होगा, और अगर हम इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की बात करेंगे तो फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा. दिस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, और जो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम है वो कन्वेंशनल करंट कहलाता है. इनफैक्ट अगर हम एक डायरेक्शन में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन सपोज करिए एक सर्टेन डायरेक्शन है, ये देखिए मान लीजिए एक आपका ये सर्किट है, से इट कंटेन्स सम 2 or 3 कंपोनेंट्स हियर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और यहाँ पर आपका चार्ज मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है वो इस तरफ फ्लो हो रहा है, इसको आई के नीचे ई लगा के लिखा जाता है. आई ई अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो जो कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन इससे अपोजिट होगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो कन्वेंशनल करंट फ्लोज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इधर फ्लो हो रहा है तो कन्वेंशनल करंट इधर फ्लो होगा, और जो कन्वेंशनल करंट है दैट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट टाइम. Now, what is electric potential? Electric potential at any point may be defined as the work done in bringing unit positive charge from infinity to that point or infinity to any point inside electric field of other point. सपोज करिए कि आपका एक कोई चार्ज प्लस क्यू है यहाँ रखा है और इसके अंदर ये इसका चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है. आप इसके किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट. उस पॉइंट का इतना एनर्जी होना चाहिए कि वहां तक एक चार्ज को यहाँ पर लाया जा सके इन्फिनिटी से.
तो ये जो इसका यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है दैट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट। अब जो पोटेंशियल होता है उसको हम V से लिखते हैं, इसका SI यूनिट इज वोल्ट और मैथमेटिकली V इज इक्वल टू W अपॉन Q। There is one more part that is electric potential difference। पोटेंशियल तो हो गया किसी एक पॉइंट तक लाने के लिए। अब अगर हम कोई दो पॉइंट्स ले लें तो हर दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल में भी सेम और अलग अलग हो सकता है। अगर उनका एक का पोटेंशियल V1 है और दूसरे का पोटेंशियल V2 है, मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक पॉइंट A यहाँ पर है और दूसरा पॉइंट B यहाँ पर है, इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन बाय V1 माइनस V2। यानी एक पॉइंट A से पॉइंट B तक किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने में किया गया काम, the work done in moving a unit positive charge from one point to other point inside electric field is known as electric potential difference between those two points. Now come on resistance. Resistance is the opposition offered by conductor to the path of current। किसी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट को कुछ ना कुछ अपोजिशन वहां पर फेस करना पड़ता है। क्यों? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो आपका चार्ज है वो टकराते हैं, या उनका रास्ता हर हाल में बिल्कुल क्लियर नहीं होता है, वो आपस में एक दूसरे से भी टकराते हैं, उनका कोलिजन एक दूसरे से भी होता है, उनका कोलिजन जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स है उनसे भी होता है। इसलिए कुछ ना कुछ ऑपोजिशन उनको ऑफर करना पड़ता, उनको कुछ ना कुछ ऑपोजिशन ऑफर होता है जब वो किसी कंडक्टर में फ्लो होते हैं। ये जो ऑपोजिशन ऑफर होता है कंडक्टर द्वारा किसी इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में, उसके रास्ते में, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को R से लिखा जाता है, कैपिटल R भी हो सकता है, स्मॉल r भी हो सकता है, और इसका SI यूनिट ओम होता है। आपको स्क्रीन पे ये दिख रहा है ओम का सिंबल, दिस इज समथिंग लाइक दिस, इस तरह से करके बनाया जाता है, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। मैथमेटिकली R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है। नाउ ओम्स लॉ आपने पहले भी पढ़ी हुई है ये लॉ। ओम्स लॉ क्या कहती है कि अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, लेंथ है, इन सबको अगर कांस्टेंट रखा जाए किसी कंडक्टर की, तो उस कंडक्टर में जो फ्लो होने वाली करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस कंडक्टर के दोनों एजेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। यानी कि अगर हमने एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर में करंट I फ्लो हो रही है और इसके इन दोनों एजेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये आपकी लॉ कहती है। देखिए फिर से देखिए, ये क्या कहती है कि अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, लेंथ, ये सब अगर कांस्टेंट रखा जाए तो जो करंट फ्लो हो रही है कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके दोनों एजेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके। इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखिए, फ्रॉम ओम्स लॉ I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इज इक्वल टू I इंटू R, जहां पर R एक कांस्टेंट है जो कि कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी है, जो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए ऐड किया गया है, और इस R को रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की डेफिनेशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो ऑपोजिशन ऑफर होता है किसी भी कंडक्टर द्वारा करंट के पाथ में, उसको रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये देखिए ओम्स लॉ का एक सर्किट आपको मैंने यहाँ सामने बनाया हुआ है। वैसे तो आपको ध्यान होगा, आपने ऑलरेडी ये एक्सपेरिमेंट लैब में करा हुआ है, आप सबको मैंने ये एक्सपेरिमेंट कराया था, वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। वो ही सर्किट यहाँ पर मैंने बना रखा है आपको। ये आपका जो रेजिस्टेंस है वो, या जो कंडक्टर है वो, उसका रेजिस्टेंस यहाँ पर R से दिखाया गया है। इसके पैरेलल में हमेशा वोल्टमीटर जोड़ा जाता है। इसके पैरेलल में यहाँ पर ये देखिए वोल्टमीटर जोड़ा हुआ है, इसके सीरीज में एमीटर जोड़ा गया है, और यहाँ पर एक जोड़ा गया है बैटरी सेल। यहाँ पर एक आप जोड़ सकते हैं इसके साथ वेरिएबल रेजिस्टेंस और की, अगर आप चाहें तो इसमें जोड़ सकते हैं। अगर ये नहीं भी आपने जोड़ा है तो भी जैसे जैसे
पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है वैसे वैसे करंट बढ़ती जाती है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं और ये आपका ओम्स लॉ का सर्किट है। नेक्स्ट आ जाइए, रेजिस्टेंस के बारे में ये देखा गया है कि कोई भी रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसके कंडक्टर का क्या नेचर है उस पर डिपेंड करता है, यानी उसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस पे डिपेंड करता है, उसकी लेंथ कितनी है इस पे डिपेंड करता है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ये भी इस पे भी डिपेंड करता है। सो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। और ये देखा गया है कि जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी लंबाई के। जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, जितनी कम लंबाई होगी उतना कम रेजिस्टेंस होगा। और दूसरा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जितना पतला होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा, यानी जितना पतला होगा, जितना पतला वायर होगा उतना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा, उतना ही उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा यानी जितना मोटा वायर होगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा। So from these two observations we can write that R is directly proportional to L and R is directly proportional to 1 upon A। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। आपका ये अगर एक वायर है जिसका की लेंथ L है, L लेंथ है, और इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है दैट इज A, तो R is directly proportional to L and R is inversely proportional to A. So R is proportional to L and R is proportional to 1 upon A। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो हमें मिलता है R is proportional to L upon A। या हम यहाँ पर एक कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी रो ऐड कर रहे हैं, R is equal to रो L upon A। जहां जो ये रो होता है इसको रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल कहते हैं। आप ये देखिए कि अगर L की जगह, इसी फॉर्मूले में यहीं पे मैं लिख के आपको दिखा देती हूँ, अगर L जो है दैट इज 1 मीटर और A जो है दैट इज 1 मीटर स्क्वायर, तो आपका R किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू रो 1 अपॉन 1। या ये कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो। अगर कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है तो R जो है वो रो के बराबर हो जाता है, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल के बराबर हो जाता है। यहां से हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल may be defined as the resistance of a wire of unit length and unit area of cross section of the conductor। किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल का अगर हम यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का वायर लें तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो ही उस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यहां से रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज ओम इनटू मीटर। अब आ जाइए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट इज कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को, जिसको कि हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, इज द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ये किसी भी मटेरियल की कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने की, इसको वो शो करता है। और इसको कॉमन जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो सिग्मा से लिखा जाता है, ग्रीक लेटर सिग्मा ये लिखा हुआ है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर सिग्मा और इसका जो एसआई यूनिट होता है दैट इज सीमेंस पर मीटर या एस अपॉन एम होता है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, रेजिस्टेंस ऑपोजिशन ऑफर था, कंडक्टेंस कितना ज्यादा उसको कंडक्टिविटी में हेल्प कर रहा है, कितना ज्यादा कंडक्ट होने में हेल्प कर रहा है। रेजिस्टेंस अपोज कर रहा था करंट के फ्लो में, कंडक्टेंस उसको हेल्प कर रहा है फ्लो होने में। सो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको कैपिटल जी से लिखा जाता है। इसका एसआई यूनिट 1 अपॉन ओम होता है, जिसको कि आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं या MHO भी लिख सकते हैं। नाउ ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। दो तरह का ग्रुपिंग होता है रेजिस्टर्स का।
अब यहाँ स्थिति यह है कि हमें ग्रुपिंग क्यों करनी पड़ती है। ग्रुपिंग करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हमारे पास बहुत सारे एपरेटस हैं और आप उन सबको एक साथ चलाना चाहते हैं, तो आपका कोई ना कोई ग्रुपिंग का तरीका होना चाहिए। या आपको आपके पास करंट बहुत ज्यादा आ रही है और आप करंट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो भी आपके पास रेजिस्टेंस का ग्रुपिंग होने का कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। इसलिए हम ग्रुपिंग ऑफ डिफरेंट एपरेटसेस को या डिफरेंट लोड्स को ज्वाइन करने के लिए हम दो तरह की ग्रुपिंग यूज करते हैं। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। वैसे तो आपका 10th में पढ़ा हुआ है ये सारा, यहाँ पर भी रिवीजन है। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को इस तरह से जोड़ा जाए कि जो उनमें से करंट पास हो रही है वो सेम हो, सब में से एक बराबर करंट पास हो रही हो, तो ये कहलाता है कनेक्शन इन सीरीज। ये आपको मैंने फिगर बना के दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए 3 रजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3। इन तीनों को सीरीज में जोड़ा गया है। यहाँ इनको एक बैटरी से जोड़ा गया है। इनमें अगर आप पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे तो तीनों में अलग अलग होगा। R1 में V1 होगा, R2 में V2 होगा और R3 में V3 होगा। हम ऐसा मानकर चल रहे हैं। So we have considered that there are three resistances R1, R2 and R3 which are connected in series and then finally connected to a battery, and the potential drop among all of them are V1, V2 and V3 respectively. Then फिगर से हमें क्या पता लगता है, अगर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक हम मान लें, इन तीनों के बीच का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अगर V हो तो V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये पोटेंशियल ड्रॉप्स तीनों में अलग अलग क्यों होंगे, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस अलग अलग है। करंट तो उन सब में से सेम फ्लो हो रहा है, लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस उनका अलग है और V इज इक्वल टू I इंटू R होता है, तो R1, R2, R3 अलग होने की वजह से इनमें जो V1, V2, V3 है पोटेंशियल ड्रॉप्स वो अलग अलग होंगे फ्रॉम ओम्स लॉ। यहां से हम लिख सकते हैं फिगर से कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। लेकिन ओम्स लॉ से अगर देखा जाए तो V इज इक्वल टू I इंटू R। ये तो ओम्स लॉ से हमने अभी अभी पढ़ा था। V इज इक्वल टू I इंटू R। करंट तो तीनों में सेम है, सो V1 विल बी इक्वल टू I इंटू R1। R1 में से भी I करंट जा रही है, R2 में से भी I जा रही है और R3 में से भी I जा रही है। So V1 will be equal to I into R1, V2 will be equal to I into R2, V3 will be equal to I into R3। इन सब को अगर आपका ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें सब्सटीट्यूट कर दिया जाए तो I into R is equal to I into R1 प्लस I into R2 प्लस I into R3। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, I कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बच जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों साइड से I कैंसिल हो जाएगा, ये और ये I कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक एक्सप्रेशन बच जाता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि अगर हमने कुछ रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा है तो जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट होगा that is the sum of individual resistances. So from here we can say that equivalent resistance of a circuit in which various resistors are connected in series is given by the sum of individual resistances. Now come to parallel combination. Parallel combination क्या होता है, अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को इस तरह से जोड़ा जाए, ये मूव रिकॉर्डिंग चल रही है। Please mute your audio. Now, let us start with the parallel combination. In series combination, we saw that the
effective resistance or total resistance of a circuit in which various resistances are connected in series was the sum of individual resistances. Now in parallel combination क्या होता है, अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को इस तरह से जोड़ा जाए कि उन सब के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप हो या पोटेंशियल डिफरेंस हो वो सेम हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ये आपके स्क्रीन पे ये हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स दिखाए हैं, R1, R2 और R3। और आप देखिए अगर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप V है तो R1 के बीच में भी पोटेंशियल ड्रॉप R1 के लिए भी V है, R2 के लिए भी V है और R3 के लिए भी है। फर्क क्या है, अगर करंट I यहाँ पर फ्लो हो रही है तो R1 में जाने वाली करंट इज I1, R2 से जाने वाली करंट I2 और R3 में जाने वाली करंट I3 है। यानी कि जो I है ये 3 हिस्सों में बढ़ रही है, एक I1, दूसरा I2 और I3। यहां से देखिए फिगर से हमें क्या पता लगता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, लेकिन ओम्स लॉ से I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। यहाँ पर क्या स्थिति है, आपका जो V है वो कांस्टेंट है, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, I इज इक्वल टू V अपॉन R। इन सबको अगर आप ये फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर सब्सटीट्यूट करें तो आपको V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 मिलता है। अगर इसमें से आप V कॉमन ले लें तो V बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 बचेगा। यहाँ से V कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से और आपके पास जो फाइनल इक्वेशन बचता है दैट इज 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ the effective resistance of a circuit is sum of reciprocals of individual resistors। यानी कि अगर किसी सर्किट में कुछ रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। I think here we should stop. Today's lecture is up to this point only. Kirchhoff's law and heating effect of current, we will cover them in next session. मुझे अब ये बता दीजिए, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए, इसमें यहाँ तक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो सारे स्मार्ट बच्चे हैं इन दोनों क्लासेस में।